दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अगले भाग में आज सुनेंगे असत्य रूपी विष, विभिन्न धर्मों से परिचय, निर्बल के बलराम, बैरिस्टर तो बने लेकिन आगे क्या, मेरी परेशानी। गांधी जी विलायत पढ़ने गए हैं बैरिस्टरी, उस समय के अपने अनुभवों को बता रहे हैं। तो असत्य रूपी विष। 40 साल पहले विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी आज की तुलना में कम थे। स्वयं विवाहित होने पर भी अपने को कुंवारा बताने का उनमें रिवाज सा पड़ गया था। उस देश में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं होते। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं होता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह की प्रथा तो इस जमाने में ही पड़ी है। कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए भारत के युवकों को यह स्वीकार करते हुए शर्म मालूम होती है कि वे विवाहित हैं। विवाह की बात छिपाने का दूसरा एक कारण यह है कि अगर विवाह प्रकट हो जाए तो जिस कुटुंब में रहते हैं उसकी जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने और हंसी मजाक करने का मौका नहीं मिलता। यह हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह की मित्रता पसंद भी करते हैं। वहाँ युवक और युवतियों के बीच ऐसे सहवास की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक युवक को अपनी सहधर्मचारिणी स्वयं खोज लेनी होती है। अतएव विलायत में जो संबंध स्वाभाविक माना जाता है उसे हिंदुस्तान का नवयुवक विलायत पहुंचते ही जोड़ना शुरू कर दे तो परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम प्रकट भी हुए हैं। फिर भी हमारे नवयुवक इस मोहनी माया में फंसे पड़े थे। हमारे नवयुवकों ने उस सोहबत के लिए असत्याचरण पसंद किया जो अंग्रेज़ों की दृष्टि से कितनी ही निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए त्याज्य है। इस फंदे में मैं भी फंस गया। 5-6 साल से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी मैंने अपने को कुंवारा बताने में संकोच नहीं किया, पर इसका स्वाद मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे शर्मीले स्वभाव ने, मेरे मौन ने मुझे बहुत कुछ बचा लिया। जब मैं बोल ही ना पाता तो कौन लड़की खाली बैठी थी मुझसे बात करने के लिए। मेरे साथ घूमने के लिए भी शायद ही कोई लड़की निकलती। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। बेंटनर में जिस परिवार में मैं रहता था वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वह सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घूमने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे घसीटना पड़ा। वह तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ या कभी ना की आवाज़ भर निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देता, इससे ज़्यादा बोल ना पाता। वह तो हवा में उड़ती जाती और मैं सोचता रहता कि वापस घर कब पहुंचूंगा। फिर भी यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चले। इतने में हम एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े हुए, पर जब उतरा कैसे जाए। अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की उस रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वह नीचे खड़ी हंसती रही, मुझे हिम्मत बंधाती रही, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती रही। मैं इतना पस्त हिम्मत तो कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझे शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा किया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। वेंटनर की तरह ही ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है।
एक बार मैं वहाँ गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था उसमें साधारण खुशहाली स्थिति की एक विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। यह मेरा पहले वर्ष का समय था, बेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीज़ों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता ना था। मैं बुढ़िया वाली मेज़ पर ही बैठा था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो, अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगाया है। मैं भोजन के पदार्थों की सूची पढ़ रहा था और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह सूची मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अन्नाहारी हूँ, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसमें कौन सी चीज़ें निर्दोष हैं। उस महिला ने कहा, तो लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और सूची समझा देती हूँ। तुम्हारे खाने लायक चीज़ें मैं तुम्हें बता सकूँगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उनकी सहायता स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा सो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने को न्योता। और दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, प्रयत्न करके मेरा शर्मीलापन छुड़ाती थी, जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बातचीत करने को ललचाती थी। उसके घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी, कभी कभी हमें अकेला भी छोड़ देती थी। आरंभ में मुझे यह सब बहुत कठिन लगा, बात करना सूझता ना था, विनोद भी क्या किया जाए, पर वह बुढ़िया मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती, उसे इस संग में रस आने लगा। उसने तो हम दोनों का हित ही चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता। उस दशा में क्या वह चाहती कि किसी के साथ मेरा ही ब्याह हो? अब भी देर नहीं हुई है, मैं सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर नीचे उसका सार देता हूँ। जब से हम ब्राइटन में मिले, आप मुझ पर प्रेम रखती रही हैं। माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो यह भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे यह कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे यह कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं वो इस देश में अपने ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर मैं अब देखता हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में यह भी कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ है और मेरा एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छिपाने का अब मुझे बहुत दुख होता है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, पर आप तो स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में यह बात आगे न बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगी तो मुझे उसमें जरा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिर ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग न करेंगी तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग बनने का सदा प्रयत्न करता रहूँगा। पाठक समझ लें कि यह पत्र मैंने क्षण भर में नहीं लिख डाला था। न जाने कितने मसविदे तैयार किए होंगे, पर यह पत्र भेजकर मैंने अपने सिर का एक बड़ा बोझ उतार डाला। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा, तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया
वह तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, यह अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी, तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो कि हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर तो अपने भी विवाह आदि की बात करने में मुझे कहीं कोई घबराहट नहीं हुई। विभिन्न धर्मों से परिचय। विलायत में रहते हुए मुझे 1 साल हुआ होगा। इस बीच 2 थियोसॉफिस्ट मित्रों से मेरी पहचान हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित। उन्होंने मुझसे गीता की चर्चा की। वह एडविन अर्नाल्ड की गीता का अनुवाद पढ़ रहे थे, पर उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए न्योता। मैं शर्माया, क्योंकि मैंने गीता संस्कृत में या मातृभाषा में पढ़ी ही नहीं थी। मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है, पर मैं उसे आपके साथ पढ़ने को तैयार हूँ। संस्कृत का मेरा अभ्यास भी नहीं के बराबर ही है। मैं उसे इतना ही समझ पाऊंगा कि अनुवाद में कोई गलत अर्थ होगा तो उसे सुधार सकूंगा। इस प्रकार मैंने उन भाइयों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया। इन श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। उनकी भनक मेरे कान में घुसती रही। उस समय मुझे लगा कि भगवत गीता अमूल्य ग्रंथ है। वह मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तत्व ज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। मैं इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ गया हूँ, पर एडविन अर्नाल्ड का अनुवाद मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसमें मूल ग्रंथ के भाव की रक्षा की गई है, फिर भी वह ग्रंथ अनुवाद जैसा नहीं लगता। इस बार मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मेरे नित्य पाठ का ग्रंथ तो वह कई वर्षों के बाद बना। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में मुझे मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे ईसाई धर्म की चर्चा की। मैंने उन्हें राजकोट का अपना संस्मरण सुनाया। वे सुनकर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। यह सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में 2 में से एक भी वस्तु का सेवन करना कर्तव्य रूप नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबल पढ़ें। मैंने उनकी यह सलाह मान ली। उन्होंने बाइबल खरीद कर मुझे दी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि वह भाई खुद ही बाइबल बेचते थे। उन्होंने नक्शों और विषय सूची आदि से युक्त बाइबल मुझे बेची। मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया, पर मैं पुराना इकरार ओल्ड टेस्टामेंट तो पढ़ ही न सका। जेनेसिस सृष्टि रचना के प्रकरण के बाद तो पढ़ते समय मुझे नींद ही आ जाती। मुझे याद है कि मैंने बाइबल पढ़ी है। यह कह सकने के लिए मैंने बिना रस के और बिना समझे दूसरे प्रकरण बहुत कष्टपूर्वक पढ़े। नंबर्स नामक प्रकरण पढ़ते पढ़ते मेरा जीव छट गया था। पर जब नए इकरार न्यू टेस्टामेंट पर आया तो कुछ और ही असर हुआ। ईसा के गृह प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे मैंने हृदय में बसा लिया। बुद्धि ने गीता के साथ उसकी तुलना की। जो मुझसे कुत्ता मांगे उसे अंग रखा भी दे दे। जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारा, बायां गाल भी उसके सामने कर दे। यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। सामल भट्ट के छप्पे की याद आई। मेरे बालमन ने गीता, अर्नाल्ड बुद्ध रचित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया। मन को यह बात जच गई कि त्याग में धर्म है। इस वचन से दूसरे धर्माचार्यों की जीवनियाँ पढ़ने की इच्छा हुई। किसी मित्र ने कार्लाइल की विभूतियाँ और विभूति पूजा, हीरोज एंड हीरो वर्शिप पढ़ने की सलाह दी। उसमें से मैंने पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रकरण पढ़ा और मुझे उनकी महानता, वेदता और तपश्चर्या का पता चला। मैं धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सका। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की फुर्सत मैं नहीं निकाल सका, पर मेरे मन ने यह निश्चय किया कि मुझे धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्बल के बलराम। बौद्धिक धर्म ज्ञान के इस मिथ्यापन का अनुभव मुझे विलायत में हुआ। पहले भी मैं ऐसे संकटों में से बच गया था, पर उनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। कहना होगा कि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी।
पर अब तो मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं गृहस्थाश्रम का ठीक ठाक अनुभव ले चुका था। बहुत करके मेरे विलायत निवास के आखिरी साल में यानी 1890 के साल में पोर्ट्समथ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक हिंदुस्तानी मित्र को निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे। हमें एक महिला के घर ठहराया गया था। पोर्ट्समथ खलासियों का बंदरगाह कहलाता है। वहाँ बहुतेरे घर दुराचारणी स्त्रियों के होते हैं। वह स्त्रियां वेश्या नहीं होती, ना निर्दोष होती हैं। ऐसे ही एक घर में हम लोग टिके थे। इसका यह मतलब नहीं कि स्वागत समिति ने जानबूझकर ऐसे घर ठीक किए थे, पर पोर्ट्समथ जैसे बंदरगाह में जब यात्रियों को ठहराने के लिए डेरों की तलाश होती है तो यह कहना मुश्किल ही हो जाता है कि कौन से घर अच्छे हैं और कौन से बुरे। रात पड़ी, हम सभा से घर लौटे। भोजन के बाद ताश खेलने बैठे। विलायत में अच्छे भले घरों में इस तरह गृहिणी मेहमानों के साथ ताश खेलने बैठती हैं। ताश खेलते हुए निर्दोष विनोद तो सब कोई करते हैं, लेकिन वहाँ तो बीभत्स विनोद शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोद में रस आने लगा। मैं भी इसमें शरीक हो गया। वाड़ी में से क्रिया में उतरने की तैयारी थी। ताश एक तरफ धरे ही जा रहे थे, लेकिन मेरे भले साथी के मन में राम बसे। उन्होंने कहा, अरे तुम में यह कलयुग कैसा, तुम्हारा यह काम नहीं, तुम यहाँ से भागो। मैं शर्माया, सावधान हुआ। हृदय में उन मित्र का उपकार माना। माता के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा याद आई। मैं भागा, कांपता कांपता अपनी कोठरी में पहुंचा। छाती धड़क रही थी। कातिल के हाथ से बचकर निकले हुए शिकार की जैसी दशा होती है वैसी मेरी हुई। मुझे ख्याल आया कि पर स्त्री को देखकर विकार बस होने और उसके साथ रंगरेलियां करने की इच्छा पैदा होने का मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग था। उस रात मैं सो नहीं सका। अनेक प्रकार के विचारों ने मुझ पर हमला किया। घर छोड़ूं, भाग जाऊं, मैं कहाँ हूँ? अगर मैं सावधान न रहूं तो मेरी क्या गत हो। मैंने खूब चौकन्ना रहकर बरतने का निश्चय किया। यह सोच लिया कि घर तो नहीं छोड़ना, पर जैसे भी बने पोर्ट्समथ जल्दी छोड़ देना है। सम्मेलन 2 दिन से अधिक चलने वाला न था, इसलिए जैसा कि मुझे याद है मैंने दूसरे दिन पोर्ट्समथ छोड़ दिया। मेरे साथी पोर्ट्समथ में कुछ दिन के लिए रुके। उन दिनों मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और वह इसमें किस प्रकार काम करता है। उस समय तो लौकिक दृष्टि से मैं यही समझ सका कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया, पर मुझे विविध क्षेत्रों में ऐसे अनुभव हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने बचाया। वाक्य का अर्थ आज मैं अच्छी तरह समझने लगा हूँ, पर साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि इस वाक्य की पूरी कीमत अभी तक मैं आंक नहीं सका हूँ। वह तो अनुभव से ही आंकी जा सकती है, पर मैं कह सकता हूँ कि कई आध्यात्मिक प्रसंगों में, वकालत के प्रसंगों में, संस्थाएं चलाने में, राजनीति में ईश्वर ने मुझे बचाया है। बैरिस्टर तो बने, लेकिन आगे क्या? मैं जिस काम के लिए बैरिस्टर बनने विलायत गया था उसका मैंने क्या किया, इसकी चर्चा मैंने अब तक छोड़ रखी थी। अब उसके बारे में कुछ लिखने का समय आ गया है। बैरिस्टर बनने के लिए 2 बातों की ज़रूरत थी। एक थी टर्म पूरा करना, अर्थात सत्र में उपस्थित रहना। वर्ष में 4 सत्र होते थे, ऐसे 12 सत्रों में हाजिर रहना था। दूसरी चीज़ थी कानून की परीक्षा देना। सत्रों में उपस्थिति के मतलब था दावतें खाना, यानी हर एक सत्र में लगभग 24 दावतें होती थी। उनमें से 6 में सम्मिलित होना। दावतों में भोजन करना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं था, परंतु निश्चित समय पर उपस्थित रहकर भोज की समाप्ति तक वहां बैठे रहना जरूरी था। खास तौर पर तो सब खाते पीते ही थे। खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी और पीने के लिए बढ़िया मानी जाने वाली शराब, अलबत्ता उसके दाम चुकाने होते थे। यह रकम 2.5 से 3.5 शिलिंग तक होती थी, अर्थात 2-3 रुपये का खर्च हुआ। वहाँ यह कीमत बहुत कम मानी जाती थी, क्योंकि बाहर के होटल में ऐसा भोजन करने वालों के लगभग इतने पैसे तो शराब के ही लग जाते थे। खाने के खर्च की अपेक्षा शराब पीने वालों को पीने का खर्च अधिक होता है। हिंदुस्तान में हमको यदि हम सभ्य न हुए तो इस पर आश्चर्य हो सकता है। मुझे तो विलायत जाने पर यह सब जानकर बहुत आघात पहुंचा था और मेरी समझ में नहीं आता था कि शराब पीने के लिए इतना पैसा बर्बाद करने की हिम्मत लोग कैसे करते हैं। बाद में समझना सीखा। इन दावतों में मैं शुरू के दिनों में कुछ भी ना खाता था, क्योंकि मेरे काम की चीज़ें
चीज़ों में वहाँ सिर्फ रोटी, उबले आलू और गोभी ही होती थी। शुरू में तो ये रुचे नहीं, इससे खाए नहीं गए। बाद में जब उनमें स्वाद अनुभव किया तब तो दूसरी चीज़ें भी प्राप्त करने की शक्ति मुझ में आ गई थी। विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार के भोजन की और बेचारों विद्या मंदिर के बड़ों के लिए अलग से अमीरी भोजन की व्यवस्था रहती थी। मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी थे, वे भी अन्नाहारी बन गए थे। हम दोनों ने अन्नाहार के प्रचार के लिए बेंचरों के भोजन में से अन्नाहारी के खाने लायक चीज़ों की मांग की। मांग कबूल हुई। इसमें हमें बेंचरों की मेज पर से फल वगैरह और दूसरी साग सब्जियां मिलने लगी। शराब तो मेरे काम की नहीं थी। 4 आदमियों के बीच शराब की 2 बोतलें मिलती थीं, इसलिए अनेक चौकड़ियों में मेरी मांग रहती थी। मैं पीता नहीं था, इसलिए बाकी 3 को 2 बोतलें जो उड़ाने को मिल जाती थी। इसके अलावा इन सत्रों में महारात्रि ग्रैंड नाइट होती थी। उस दिन पोर्ट और सीरी के अलावा शैंपेन शराब भी मिलती थी। शैंपेन की लज्जत कुछ और ही मानी जाती थी, इसलिए इस महारात्रि के दिन मेरी कीमत बढ़ जाती और उस रात हाजिर रहने का न्योता भी मुझे मिलता। इस खान पान से बरिस्टरों में क्या वृद्धि हो सकती है, इसे मैं न तब समझ सका न बाद में। एक समय ऐसा अवश्य था कि जब इन भोजों में थोड़े ही विद्यार्थी सम्मिलित होते थे और उनके साथ बेंचरों के बीच वार्तालाप होता तथा भाषण भी होते थे। इससे उन्हें व्यवहार ज्ञान प्राप्त हो सकता था। वह अच्छी हो चाहे बुरी, पर एक प्रकार की सभ्यता सीखते थे और भाषण करने की शक्ति बढ़ाते थे। मेरे समय में तो यह सब असंभव ही था। बेंचर तो दूर एक तरफ अस्पृश्य बनकर बैठे रहते थे। इस पुरानी प्रथा का बाद में कोई मतलब नहीं रह गया। फिर भी प्राचीनता के प्रेमी धीमे इंग्लैंड में वह बनी रही। कानून की पढ़ाई सरल थी। बैरिस्टर मजाक में डिनर भोज के बैरिस्टर ही कहलाते थे। सब जानते थे कि परीक्षा का मूल्य नहीं के बराबर है। मेरे समय में 2 परीक्षाएं होती थी, रोमन लॉ और इंग्लैंड के कानून की। 2 भागों में दी जाने वाली इस परीक्षा की पुस्तकें निर्धारित थीं, पर उन्हें शायद ही कोई पढ़ता था। रोमन लॉ पर लिखे संक्षिप्त नोट मिलते थे, उन्हें 15 दिन में पढ़कर पास होने वालों को मैंने देखा था। यही चीज़ इंग्लैंड के कानून के बारे में थी। उस पर लिखे नोटों को 2-3 महीनों में पढ़कर तैयार होने वाले विद्यार्थी भी मैंने देखे थे। परीक्षा के प्रश्न सरल, परीक्षक उदार। रोमन लॉ के 95 से 99% तक लोग उत्तीर्ण होते थे और अंतिम परीक्षा में 75% या उससे भी अधिक। इस कारण अनुत्तीर्ण होने का डर बहुत कम रहता था। फिर परीक्षा वर्ष में 1 बार नहीं 4 बार होती थी। ऐसी सुविधा वाली परीक्षा किसी के लिए बोझ रूप हो ही नहीं सकती थी, पर मैंने उसे बोझ बना लिया। मुझे लगा कि मुझे मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ना पढ़ने में मुझे धोखेबाजी लगी, इसलिए मैंने मूल पुस्तकें खरीदने पर काफ़ी खर्च किया। मैंने रोमन लॉ को लैटिन में पढ़ डालने का निश्चय किया। विलायत की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में मैंने लैटिन सीखी थी, वह यहाँ उपयोगी सिद्ध हुई। यह पढ़ाई व्यर्थ नहीं गई। दक्षिण अफ्रीका में रोमन डच लॉ कानून प्रमाणभूत माना जाता है। उसे समझने में जस्टियन का अध्ययन मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून 1891 के दिन बैरिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। पर मेरी निराशा और मेरे भय की कोई सीमा न थी। मैंने अनुभव किया कि कानून तो मैं निश्चय ही पढ़ चुका हूँ, पर ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं सीखी जिससे मैं वकालत कर सकूँ। मेरी इस व्यथा के वर्णन के लिए स्वतंत्र प्रकरण आवश्यक है। मेरी परेशानी। बैरिस्टर कहलाना आसान मालूम हुआ, पर बैरिस्ट्री करना मुश्किल लगा। कानून पढ़े पर वकालत करना न सीखा। कानून में मैंने कई धर्म सिद्धांत पढ़े जो अच्छे लगे, पर वह समझ में नहीं आया इस पेशे में उनका उपयोग कैसे किया जा सके। अपनी संपत्ति का उपयोग तुम इस तरह करो कि जिससे दूसरे की संपत्ति को हानि न पहुँचे। यह एक धर्म वचन है, पर मैं यह न समझ सका कि वकालत का पेशा करते हुए मुवक्किल के मामले में उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जिन मुकदमों में इस सिद्धांत का उपयोग हुआ था उन्हें मैं पढ़ गया, पर उससे मुझे इस सिद्धांत का उपयोग करने की युक्ति मालूम ना हुई। इसके अलावा पढ़े हुए कानूनों में हिंदुस्तान के कानून का तो नाम तक न था। मैं यह जान ही नहीं पाया कि हिंदू शास्त्र और इस्लामी कानून कैसे हैं। न मैंने
अर्जी दावा तैयार करना सीखा। मैं बहुत परेशान हुआ। फिरोज शाह मेहता का नाम मैंने सुना था। वह अदालतों में सिंह की तरह गर्जना करते थे। विलायत में उन्होंने यह कला कैसे सीखी होगी? उनके जितनी होशियारी तो इस जीवन में आ ही नहीं सकती। पर एक वकील के नाते आजीविका प्राप्त करने की शक्ति पाने के विषय में भी मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई। ये उलझन उसी समय से चल रही थी जब मैं कानून का अध्ययन करने में लगा था। मैंने अपनी कठिनाइयाँ एक दो मित्रों के सामने रखी। उन्होंने सुझाया कि मैं दादा भाई नवरोजी की सलाह लूँ। यह तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि दादा भाई के नाम एक पत्र मेरे पास था। उस पत्र का उपयोग मैंने देर से किया। ऐसे महान पुरुष से मिलने जाने का मुझे क्या अधिकार था? कहीं उनका भाषण होता तो मैं सुनने जाता और एक कोने में बैठकर आँख और कान को तृप्त करके लौट आता। विद्यार्थियों से संपर्क करने के लिए उन्होंने एक मंडल की भी स्थापना की थी। मैं उसमें जाता रहता। विद्यार्थियों के प्रति दादा भाई की चिंता देखकर, उनके प्रति विद्यार्थियों का आदर देखकर मुझे आनंद होता था। आखिर मैंने उन्हें अपने पास का सिफारिशी पत्र देने की हिम्मत की। मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुझसे मिलना चाहो और कोई सलाह लेना चाहो तो ज़रूर मिलना। पर मैंने उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं दिया। किसी भारी कठिनाई के सिवा उनका समय लेना मुझे पाप जान पड़ा। इसलिए उक्त मित्र की सलाह मानकर दादा भाई के सम्मुख अपनी कठिनाइयाँ रखने की मेरी हिम्मत न पड़ी। उन्हीं मित्र ने या किसी और ने मुझे सुझाया कि मैं मिस्टर फ्रेडरिक पिंकट से मिलूं। मिस्टर पिंकट कंजर्वेटिव अनुदार दल के थे, पर हिंदुस्तानियों के प्रति उनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ था। कई विद्यार्थी उनसे सलाह लेते थे, अतः उन्हें पत्र लिखकर मैंने मिलने का समय मांगा। उन्होंने समय दिया। मैं उनसे मिला। इस मुलाकात को मैं कभी भूल नहीं सकता। वे मुझसे मित्र की तरह मिले। मेरी निराशा को तो उन्होंने हंसकर ही उड़ा दिया। क्या तुम यह मानते हो कि सबके लिए फिरोज शाह मेहता बनना जरूरी है? फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी तो एक दो ही होते हैं। तुम निश्चय समझो कि साधारण वकील बनने के लिए बहुत अधिक होशियारी की जरूरत नहीं होती। साधारण प्रामाणिकता और लगन से मनुष्य वकालत का पेशा आराम से चला सकता है। सब मुकदमे उलझनों वाले नहीं होते। अच्छा, यह तो बताओ कि तुम्हारा साधारण वाचन क्या है? जब मैंने अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों की बात की तो मैंने देखा कि वे थोड़े निराश हुए, पर वह निराशा क्षणिक थी। तुरंत ही उनके चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोले, अब मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ गया हूँ। साधारण विषयों की तुम्हारी पढ़ाई बहुत कम है। तुम्हें दुनिया का ज्ञान नहीं है। इसके बिना वकील का काम नहीं चल सकता। तुमने तो हिंदुस्तान का इतिहास भी नहीं पढ़ा है। वकील को मनुष्य स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। उसे चेहरा देखकर मनुष्य को परखना आना चाहिए। साथ ही हर एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। वकालत के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, पर तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुमने और मेल्सन की 1857 के गदर की किताब भी नहीं पढ़ी है। उसे तो तुम्हें फ़ौरन पढ़ डालो और जिन दो पुस्तकों के नाम देता हूँ उन्हें मनुष्य की परख के ख्याल से पढ़ जाना। यूँ कहकर उन्होंने लेवेटर और सेमलपेनिक की मुख्य सामुद्रिक विद्या फिजियोग्नामी विषयक पुस्तकों के नाम लिख दिए। मैंने उन वयोवृद्ध मित्र का बहुत आभार माना। उनकी उपस्थिति में तो मेरा भय क्षण भर के लिए दूर हो गया, पर बाहर निकलने के बाद तुरंत ही मेरी घबराहट फिर शुरू हो गई। चेहरा देखकर आदमी को परखने की बात को रटता हुआ और उन दो पुस्तकों का विचार करता हुआ मैं घर पहुंचा। दूसरे दिन लेवेटर की पुस्तक खरीदी। सेमलपेनिक की पुस्तक उस दुकान पर नहीं मिली। लेवेटर की पुस्तक पढ़ी, पर वह तो स्नेल से भी अधिक कठिन जान पड़ी। रस भी नहीं के बराबर ही मिला। शेक्सपियर के चेहरे का अध्ययन किया, पर लंदन की सड़कों पर चलने वाले शेक्सपियरों को पहचानने की शक्ति तो मिली ही नहीं। लेवेटर की पुस्तक से मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। मिस्टर पिंकट की सलाह का सीधा लाभ मुझे कम ही मिला, पर उनके स्नेह का बड़ा लाभ मिला। उनके हंसमुख और उदार चेहरे की याद बनी रही। मैंने उनके इन वचनों पर श्रद्धा रखी कि वकालत करने के लिए फिरोज शाह मेहता की होशियारी और याददाश्त वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्रामाणिकता और लगन से काम चल सकेगा। इन दो गुणों की पूंजी तो मेरे पास काफ़ी मात्रा में थी, इसलिए दिल में कुछ आशा जगी। के और मेल्सन की पुस्तक मैं विलायत में पढ़ नहीं पाया, पर मौका मिलते ही उसे पढ़ डालने का निश्चय कर लिया था। यह इच्छा दक्षिण अफ्रीका में पूरी हुई। इस प्रकार निराशा में तनिक सी आशा का पुट लेकर मैं कांपते पैरों
आसाम जहाज से मुंबई के बंदरगाह पर उतरा। उस समय बंदरगाह में समुद्र क्षुब्ध था, इस कारण लॉन्च बड़ी नाव में बैठकर किनारे पर आना पड़ा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।